मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटिवेपी स्टडी पर। बिहार एसएससी एग्जाम 2025 के लिए जो एडिटोरिया का न्यू प्रैक्टिस सेट आया है उसका हम लोग सेट नंबर 7 का आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले सेट नंबर 6 तक पूरा जीके जीएस समाप्त कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग नए जुड़े हैं, वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जनित्र यानी कि जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो, अब 3 ऑप्शन दिया हुआ है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये सही है ना। जनरेटर या तो डायनेमो भी बोलते हैं इसको, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये बदलता है। फिर दूसरा क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित ये जनरेटर नहीं करता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ये सही है, यानी कि 1 और यहाँ पर 3 सही है। ठीक है, तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो दिया हुआ है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये करता है विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ये परिवर्तित करता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो माइकल फैराडे ने 1831 में दिया था। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, याद रखना है। यहाँ पर धारिता का एसआई मात्रक पूछा जाएगा तो फैराडे होता है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, ये जो जनरेटर है ये फ्लेमिंग के किस हाथ के नियम पर ये आधारित है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखना है। जनरेटर ये विद्युत जनित्र जो है ये विद्युत चुंबकीय ये प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और ये फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पर ये आधारित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्षा के बाद इंद्रधनुष का बनना ये किसका कारण है, तो वर्षा के बाद जो इंद्रधनुष बनता है उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है, और परावर्तन भी और अपवर्तन भी, तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होता है। यहाँ से प्रश्न आएगा कि इंद्रधनुष में जो 7 रंग होता है उसमें इंद्रधनुष के सबसे ऊपर का रंग कौन सा होता है, तो इसको ऐसे याद रखना है ना, VIBGYOR है ना, विग्योर जो है उसी से याद रखना है। सबसे ऊपर होता है लाल रंग यानी रेड, और सबसे नीचे जो होता है इंद्रधनुष के सबसे नीचे होता है बैगनी है ना, वायलेट रंग होता है। ठीक है, और इंद्रधनुष के बीच में पूछे तो यहाँ पर जो बीच में है ग्रीन, यही हरा रंग जो होता है ये इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, रही बात वर्षा की, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि वर्षा की बूंदे गोलाकार किसके कारण होता है, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैल्वेनिक सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो गैल्वेनिक सेल यानी कि सेल में जो होता है ये प्रक्रिया क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, और ये सेल 2 प्रकार का होता है, एक प्राथमिक सेल होता है, एक द्वितीयक सेल होता है। तो प्राथमिक सेल जो होता है केवल एक बार यूज होता है, ठीक है, उसके बाद दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते हैं। और द्वितीयक सेल जो होता है वो चार्जेबल होता है ना, जिसको चार्ज करके दोबारा यूज कर सकते हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी, ये क्या द्वितीयक सेल में आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आएगा कि बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है ना, H2SO4 है ना, जिसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है, और गैल्वेनिक सेल का निर्माण किसने किया था मालूम, तो इसको निर्माण किया था एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था ना, एलेसेंड्रो वोल्टा ने गैल्वेनिक सेल का निर्माण किया था, एलेसेंड्रो वोल्टा ने। ठीक है, याद रखना है, एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि वस्तु द्वारा प्रकाश स्पेक्ट्रम का सभी भाग अवशोषित कर लिया जाए और कोई भी भाग परावर्तित ना हो तो वस्तु किस रंग का दिखाई देगा, तो वो काला दिखाई देगा है ना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, काला दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन क्या आता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो वो काला दिखाई देता है। ठीक है, प्राथमिक रंग में कौन कौन सा होता है, तो नीला, हरा और लाल, ये प्राथमिक रंग है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग है, तो याद रखना है नीला, हरा और लाल। ठीक है, नीला, हरा और लाल ये प्राथमिक रंग है। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, निहाल है ना, बोलते हैं ना कि निहाल कर दिया, तो निहाल से नीला, हरा, लाल ये प्राथमिक रंग है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया हेतु सिर्फ केशिकत्व जिम्मेदार नहीं है, तो लालटेन में मिट्टी के तेल का ऊपर चढ़ाना ये केशिकत्व के कारण ही होता है। ठीक है, और शहद का पानी की तुलना में अधिक चिपचिपा होना ये इसमें केवल केशिकत्व नहीं है ना, और नींव वाले पेन की नोक में स्याही का चढ़ना इसमें केवल ये केशिकत्व के कारण होता है। खेतों में केशिनलियों का बनना ये केशिकत्व के कारण होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस यंत्र का प्रयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है, तो रक्त दाब मापने में स्फिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है, स्फिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। यहाँ से 2-3 अति महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो हो गया ये यंत्र याद रखना है रक्तदाब मापने के लिए, फिर रक्तदाब नियंत्रित, ये रक्तदाब नियंत्रित
करने वाला ग्रंथि कौन सा है, यानी कि रक्तदाब को किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो एड्रिनल ग्रंथि है ना, जिसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है ना, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा रक्तदाब नियंत्रित किया जाता है। अच्छा, रक्तदाब नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वो है बेसोप्रेसिन, ठीक है, याद रखना है, बेसोप्रेसिन हार्मोन है, ठीक है। ग्रंथि पूछे तो एड्रिनल यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि। अच्छा, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, तो 120/80 होता है, 120 जो है ये सिस्टोलिक को दर्शाता है और ये 80 जो है डायलोस्टिक को दर्शाता है, ठीक है। अब जैसे कि यंत्र जो है, इस टाइप के जो प्रश्न पूछा जाता है ना कि किस यंत्र को किस में यूज आता है, इस टाइप के कुछ और प्रश्न याद रखना आपको। जैसे कि हृदय की ध्वनि सुनने में किसका प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है इसमें किसका, हृदय की ध्वनि सुनने में, ठीक है। और ये जो कार्डियोग्राम है, इससे क्या किया जाता है, इससे हृदय की गति मापने में कार्डियोग्राम यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और मैनोमीटर से क्या किया जाता है, तो गैसों का दाब मापने में किसका प्रयोग करते हैं, किस यंत्र का, तो मैनोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और एक दो प्रश्न और याद रखना, जैसे कि सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र कौन है, तो एक्टिनोमीटर है। कौन सा है, तो एक्टिनोमीटर, ठीक है। और विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, तो दूध से क्रीम निकालने में ये अपकेंद्रीय बल का प्रयोग किया जाता है। तो अपकेंद्रीय बल के डायरेक्ट उदाहरण से प्रश्न आ जाता है, इसलिए याद रखना है। जैसे कि क्रीम निकालने, दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल, या तो आपको पूछेगा कि वॉशिंग मशीन जो है ना, कपड़े सुखाने की मशीन, ये किस पर काम करता है, तो अपकेंद्रीय बल इसमें लगता है ना, अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि, ये किसको दर्शाता है, तो अचानक वृद्धि जो होता है ये अत्यंत शुष्क मौसम को दर्शाता है, ठीक है, अचानक वृद्धि। और यही पूछे क्या, बैरोमीटर जब अचानक का पारा, जब बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिरता है तो वो आंधी तूफान है ना, चक्रवात ये दर्शाता है ना, आंधी तूफान यानी जो संभावित चक्रवात का संकेत करता है। जब अचानक नीचे गिरता है, धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बारिश की संभावना होती है, ठीक है। और धीरे धीरे जब ऊपर उठता है, धीरे धीरे ऊपर जब उठता है ना, तो वो बताता है शुष्क मौसम है ना, यानी साफ मौसम या शुष्क मौसम को दर्शाता है। और अचानक नीचे अचानक क्या होता है, वृद्धि होता है, जब अचानक वृद्धि होता है तो अत्यंत शुष्क मौसम ये दर्शाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। यहाँ से और भी प्रश्न आता है क्या, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तो टोरिसेली ने किया था, याद रखना है, टोरिसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। और वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जैवमंडल रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था एडवर्ड सुएस द्वारा, है ना, एडवर्ड सुएस द्वारा जैवमंडल रिजर्व शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था, ठीक है। अच्छा, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में अभी कितने हैं, तो 18 जैवमंडल आरक्षित है, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व जिसको बोलते हैं। और भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पूछे तो वो कौन सा है, नीलगिरी है ना, तो ये याद रखना है, नीलगिरी, ठीक है। अच्छा, 18 यहाँ आया, भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो 18 से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि याद रखना है आपको, कौन कौन सा, जैसे कि पुराणों की संख्या कितनी है, 18, महाभारत में पर्व की संख्या कितनी है, 18 है, ठीक है। बायोमंडल स्फीयर रिजर्व जो है ना, बायोस्फीयर रिजर्व ये 18 है। और एक आता है ना क्वेश्चन जो कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय है, तो वो भी है 18, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। अब रही बात क्या, जैवमंडल आरक्षित जो कार्यक्रम है जैवमंडल आरक्षित कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था, तो भारत में ये जैवमंडल आरक्षित कार्यक्रम की शुरुआत 1971 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में क्या है कि मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट का नियंत्रण करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है पैराथायराइड हार्मोन, है ना, पैराथायराइड हार्मोन जो कि कैल्शियम और फॉस्फेट का नियंत्रण करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अदरक तना है क्योंकि, अदरक तना है, तना और जड़ में मुख्य अंतर क्या होता है कि तना में नोड और इंटरनोड पाया जाता है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, नोड और इंटरनोड पाया जाता है तना में, और ये तना में, ठीक है। अदरक एक तना है और ये किस प्रकार का तना है, तो ये प्रकंद तना है ना, किसको बोलते हैं, राइजोम, है ना, हल्दी अदरक ये क्या है, राइजोम तना है, ठीक है। तना में याद रखना है आपको, हल्दी अदरक आलू प्याज ये सब क्या तना है, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, हद कर दी आपने,
है ना, यानी कि हद कर दी, हद से हो गया हल्दी, कर दी यानी अदरक, आपने यानी आलू और प्याज, ये सब क्या तना का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों में श्वसन पौधे के किस भाग द्वारा होता है? तो पादपों में श्वसन जो होता है ये पत्ती द्वारा भी होता है, जड़ द्वारा भी होता है, तना द्वारा भी होता है ना, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। और पादपों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये पत्तियों में होता है ना, पत्तियों में जो क्लोरोफिल उपस्थित होता है तो क्लोरोफिल में होता है, ठीक है। क्लोरोफिल में पूछे कौन सा तत्व होता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। और पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण ही होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की मैं बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद पूछे तो ग्लूकोज होता है और अंतिम उत्पाद पूछे तो ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। जैसे थायमिन किसका नाम है? तो पहले इसको समझिए कि विटामिन B1, B2 और B3 इसका रासायनिक नाम है क्या, ठीक है। देखिए विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपको पूछा है, विटामिन सभी का नाम आपको बताना है ना। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, ठीक है। B1 का हो जाएगा थायमिन। विटामिन B1 का हो जाएगा क्या? 1 का 2 हो जाएगा ना, 1 का 2 विटामिन B1 का है थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन और विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, ठीक है। ये तीनों याद होगा आपको। जैसे विटामिन B1 का थायमिन है ना, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, विटामिन B2 का है राइबोफ्लेविन और विटामिन B3 का है नियासिन, ठीक है। और विटामिन ये जो 6 है इसका है पायरिडॉक्सिन, इसको याद रहेगा आपको कैसे? देखिए पायरोडॉक्सिन ये किसका है? तो पायरोडॉक्सिन, देखिए डॉक्सिन 6 है ना, विटामिन 6 है ना, दोनों में देखिए वॉइस एक जैसा आएगा। पायरोडॉक्सिन 6 है ना, विटामिन 6। पायरोडॉक्सिन किसका? विटामिन 6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और यहाँ से अगर कुछ बात करें तो जैसे कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है, ठीक है। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B2 की कमी से किलोसिस रोग होता है, किलोसिस होता है। विटामिन B3 जो होता है नियासिन, इसके कमी से पेलाग्रा रोग होता है ना, कौन सा रोग होता है? विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। और विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया और चर्म रोग होता है। और साइनोकोबाल्मिन है ना, जो इसका विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, किसका? विटामिन B12 को क्या बोलते हैं? साइनोकोबाल्मिन होता है। साइनोकोबाल्मिन जो होता है विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रुधिर क्षीणता, तंत्रिका क्षेत्र में प्रभाव, ये सब होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेब में लाल रंग का कारक कौन सा वर्णक है? तो सेब में लाल रंग का कारक कौन सा होता है? तो इसमें आ जाएगा आंसर क्या? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण सेब का लाल रंग होता है, ठीक है। अब इसी तरह प्रश्न क्या आता है? जैसे कि सेब का लाल रंग हो गया एंथोसाइनिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग पूछेगा तो किसके कारण? तो लाइकोपिन के कारण होता है ना, लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। और गाजर का जो रंग होता है वो केरोटीन के कारण होता है। गाजर का रंग किसके कारण होता है? तो केरोटीन के कारण होता है, ठीक है। अच्छा, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है अगर पूछे? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है ना, मैलिक एसिड पाया जाता है सेब में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या? निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही है? दो कथन दिया हुआ है कि जीवों में द्विजगत सिद्धांत केरोलस लिनियस द्वारा दिया गया था, ये सही है ना, द्विजगत सिद्धांत ये दिया था लिनियस ने। और जीवों का 5 जगत में वर्गीकरण किसने किया था? तो व्हीटेकर ने किया था, ठीक है, ये भी सही है। यानी कि ये दोनों कथन सही है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो केरोलस लिनियस है ये 2 जगत में बांटा था, वो 2 जगत कौन सा? तो वो जंतु जगत और पादप जगत में विभाजित किया था। और व्हीटेकर जो है 5 जगत में विभाजित किया था, वो कौन सा था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु में विभाजित किया था। नेक्स्ट है लाइसोसोम का निर्माण किस कोशिकांग में होता है? तो लाइसोसोम का निर्माण होता है कहाँ? लाइसोसोम का निर्माण होता है गोल्जी काय में, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका करेक्ट आंसर है, गोल्जी काय में लाइसोसोम का निर्माण होता है, ठीक है। लाइसोसोम से एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्या पूछा जाता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। याद कैसे रखना है? देखिए आत्महत्या यानी कि सुसाइड, सुसाइड में 2 स्वर आना है, सुसाइड लाइसोसोम, है ना, इसे रिलेट कर लेना है। तो सुसाइड यानी आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है। अब इसी तरह 2-3 प्रश्न आता है, जैसे कि आत्महत्या की थैली हो गया लाइसोसोम, और पूछेगा क्या? कोशिका का पावर हाउस यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और प्रोटीन के कारखाना किसे कहा जाता है?
तो राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। अब रही बात क्या, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, ये पूछा जाता है। तो अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने किया था। किसने? कोलिकर ने किया था। अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। गोल्जी काय की खोज पूछे तो ये किया था कैमिली गोल्जी, है ना, नाम से याद रहेगा, कैमिली गोल्जी। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और राइबोसोम की खोज किसने किया था? जॉर्ज ई पेलेडे ने किया था। जॉर्ज ई पेलेडे ने राइबोसोम की खोज किया था। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के बाद अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ये बनता है ग्लूकोज, है ना। क्या याद रखना है? ग्लूकोज बनता है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो ग्लूकोज ही होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछे क्या होता है? तो C6H12O6 होता है। ठीक है, रही बात यहाँ अमीनो अम्ल जो दिया है, तो एक क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है? तो प्रोटीन ये 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है प्रोटीन। ठीक है, अच्छा, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो 3 प्रकार का होता है। एक होता है मोनोसेक्राइड, एक होता है डाइसेक्राइड, एक होता है पॉलीसेक्राइड। ठीक है, डाइसेक्राइड को बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड भी कहा जाता है। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड में कौन कौन सा आता है? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रक्टोज जो है ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार में आता है? मोनोसेक्राइड है ये। ठीक है, ध्यान रखना है, मोनोसेक्राइड में पेप्टोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज आता है। और ओलिगोसेक्राइड यानी कि डाइसेक्राइड में सुक्रोज, माल्टोज और आता है लेक्टोज, है ना। सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज आता है। ठीक है, और पॉलीसेक्राइड में कौन कौन आता है? अस्टोर्स, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, काइटिन, ये सब पॉलीसेक्राइड में आता है। पॉलीसेक्राइड में कौन कौन सा आता है? याद रखना है, फिर से समझिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपसे कि सेल्यूलोज ये कौन सा सेक्राइड है। ठीक है, तो अस्टोर्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और काइटिन ये पॉलीसेक्राइड में आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 18। निम्न में से कॉमरेड समाचार पत्र या पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो कॉमरेड के संस्थापक थे मोहम्मद अली। यहाँ पर आंसर हो गया मोहम्मद अली। ठीक है, कॉमरेड का। और क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि इसमें जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है, इसका एक अल हिलाल है ना, इसकी एक पत्रिका याद रखना है, अल हिलाल समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गया। और यहाँ पर क्या है, एक दो प्रश्न और याद रखना आपको जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि एक आएगा संवाद कौमुदी, है ना। संवाद कौमुदी पुस्तक के लेखक कौन है? या तो समाचार पत्र के कौन है? तो संवाद कौमुदी का है राजा राम मोहन राय। ठीक है, और एक है राजा राम मोहन राय का और है मीरातुल अखबार। क्या है? मीरात उल अखबार। ठीक है, मीरातुल अखबार के संपादक कौन है? तो राजा राम मोहन राय है। और बंगाल गजट का कौन है? तो बंगाल गजट का संपादक कौन है? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की है। बंगाल गजट वही है जो अपने भारत का पहला समाचार पत्र है। ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र पूछे तो बंगाल गजट ही है, जिसके संपादक थे ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की है। ठीक है, और बंगाल बजट जो है अंग्रेजी में था, इसलिए पूछे भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? वो था उदंत मार्तंड, है ना। उदंत मार्तंड था। ठीक है, उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर थे। नेक्स्ट है, इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्होंने वेदांत की शिक्षा मथुरा के एक अंधे गुरु स्वामी बिरजानंद से ग्रहण की थी और इनके द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस व्यक्ति से संबंधित है? तो देखिए, मूल शंकर किसका नाम था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। ठीक है ना, इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। और एक है प्रकृति की ओर लौटो, इसका नारा किसने दिया था? ये दिया था रूसो ने दिया था। ठीक है, तो ये याद रखना है, रूसो ने प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया था। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती से और प्रश्न क्या आता है? तो इन्होंने क्या किया था? 1875 में बॉम्बे में इसने आर्य समाज की स्थापना किया था ना। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती है। ठीक है, और इनकी स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज की स्थापना कब किया था, कहाँ किया था, याद रखना है दोनों, है ना। 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना किया था। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, है ना। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय की बात करें तो ये ब्राह्मण समाज के संस्थापक हैं और भारतीय पुनर्जागरण का जनक इसे कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो ये
1893 में ने जो अमेरिका में धर्म सम्मेलन हुआ था, शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। इनका बचपन का नाम है नरेंद्र नाथ दत्त है। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो ये केसरी और मराठा अखबार के ये संपादक है बाल गंगाधर तिलक, और इन्हें लोकमान्य भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सहायक संधि, ये सहायक संधि का जनक कौन है? लॉर्ड ब्लेजली है। और व्यापगत सिद्धांत दिया था किसने? डलहौजी ने ये अपनाया था। और घेरे की नीति अपनाया था किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने, है ना। इस तरह से इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं क्या वारेन हेस्टिंग्स से। दो अति महत्वपूर्ण प्रश्न और याद रखना। क्या देखिए, पहला क्या है कि द्वैत शासन प्रणाली को शुरुआत किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में किया था। और यही द्वैत शासन को जो है ये समाप्त किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था 1772 में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट है, राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948-49 में किस उद्देश्य से किया गया था? तो किस उद्देश्य से किया गया था? तो ये विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में किया गया था। ठीक है, विश्वविद्यालय की बात आई है तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये कब पारित हुआ था? तो ये 1904 में पारित हुआ था। 1904 में ही बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें क्या पहला क्या है? यंग हस्बैंड अभियान का संबंध अफगानिस्तान से है, यही गलत है। क्यों? क्योंकि यंग हस्बैंड अभियान का संबंध ये अफगानिस्तान से नहीं बल्कि तिब्बत से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बाकी ये गलत है, पूछा गलत कौन है? तो यही आंसर हो गया। ठीक है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की घोषणा 1911 में होती, ये सही है। प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय 1881 में आया था, ये भी सही है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की समाप्ति रिपन ने किया था, ये भी सही है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की समाप्ति किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने 1882 में किया था। ठीक है, और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट शुरू किसने किया था? तो ये इसने लागू किया था लॉर्ड लिट्टन ने, है ना। 1878 में लॉर्ड लिट्टन ने लागू किया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किस राज्य में कनिंघम सर्कुलर आंदोलन चलाया गया था? तो कनिंघम सर्कुलर आंदोलन ये असम में चलाया गया था। ठीक है, असम से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए असम से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है आपको रिवीजन करना है, याद रखना है। ठीक है, जैसे कामाख्या मंदिर पूछे कहाँ है? तो असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। ठीक है, माजुली कहाँ है? असम में। उमानंदा असम में। डिगबोई कहाँ? असम में। ये सब एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। जैसे कि बात कर रहे थे काजीरंगा की। काजीरंगा क्या है? ये एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा, जो कि असम में है। ठीक है, माजुली क्या है? तो माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। उमानंदा भी ये क्या है? ये भी नदी द्वीप है, ये जो कि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा द्वीप है, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। डिगबोई क्या है? तो डिगबोई है ये भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो असम के डिगबोई में किया गया था। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। और असम से क्या आता है कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है? तो असम का है। सतरिया शास्त्रीय नृत्य ये किस राज्य का है? तो ये असम का है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल वो कौन सा है? धौला सदिया पुल, ये कहाँ है? तो ये भी असम में। ठीक है, असम में है, जिसका धौला सदिया, जिसको भूपेन हजारिका सेतु भी कहा जाता है अब, और इसकी लंबाई है 9.17 किलोमीटर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस वर्ष गुप्त संवत शुरू किया था? तो ये 319-20 ईस्वी में ये शुरू किया था गुप्त संवत। ठीक है, और एक आता है शक संवत। शक संवत चलाया था कनिष्क ने। ठीक है, 78 ईस्वी में। और कनिष्क का जो शक संवत है उसी पर भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। ठीक है, रही बात यहाँ पर गुप्त वंश की आई बात, तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। ठीक है, और यहाँ से गुप्त वंश से और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जैसे कि बात करते हैं पहले की समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और सिक्कों पर बीना बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया? तो समुद्रगुप्त को ही दिखाया गया। समुद्रगुप्त से संबंधित एक अभिलेख है, वो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है, और रही बात नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। गुप्त वंश की भाषा पूछे, आधिकारिक भाषा क्या थी? तो संस्कृत था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संतों में कौन सूफी संत थे? तो इसमें सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी 2 और 3। 2 और 3 कहाँ? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया से एक प्रश्न याद रखना, क्या हुनज दिल्ली दुरस्त, यानी कि दिल्ली अभी दूर है, ये किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। और मोइनुद्दीन चिश्ती से एक प्रश्न क्या याद रखना है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ही था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 में क्या भूमि के माप के आधार पर लगान निर्धारण किस शासक के द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो किसके द्वारा भूमि के माप के आधार पर लगान निर्धारण
ये किस शासक द्वारा किया गया था? तो ये शेरशाह के द्वारा किया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। शेरशाह का जन्म भी हुआ सासाराम में, ठीक है। और शेरशाह से बात करें क्या, ग्रांड ट्रंक रोड ये का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने ही करवाया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको शेरशाह से याद रखना है। नेक्स्ट है, किस शासक ने एकराट तथा सर्वक्षत्रातंक है ना की उपाधि धारण की थी? तो ये धारण किया था किसने? महापद्म नंद ने किया था, ठीक है। महापद्म नंद ये कौन था? तो ये नंद वंश का महापद्म नंद जो है नंद वंश का संस्थापक था, है ना। नंद वंश की स्थापना किसने किया था? महापद्म नंद ने किया था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और मौर्य वंश की स्थापना किया था, ठीक है। तो ये दोनों पूछा जाता है। नंद वंश का स्थापना किसने किया? महापद्म नंद। और नंद वंश का अंतिम शासक वो धनानंद था, ठीक है, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। और ये अजातशत्रु कौन था? तो ये था, देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, है ना। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एल्किन कहलाता है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पर आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, एल्किन कहलाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए एल्किन क्या होता है। ये 3 प्रकार के होता है ना, जैसे कि यहाँ एक एल्किन हो गया, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्काइन। तो जो कार्बन 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़ा हुआ है वो एल्किन हुआ, ठीक है। अगर ये एल्केन जो है ये सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, इसमें एल्केन में जो होता है, एल्केन में ये सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध द्वारा 2 कार्बन जुड़ा होता है, ये एल्केन। और एल्किन में 2 द्विबंध द्वारा जुड़ा होता है। एल्काइन में ये त्रिबंध द्वारा, ट्रिपल बॉन्ड द्वारा ये जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। एक बार फिर समझिए, एल्केन में क्या हो गया? एकल बंध। और एल्केन में हो गया एकल बंध, एल्किन में तो द्विबंध, 2 परमाणु बंध द्विबंध वाला बोले तो एल्किन, और एल्काइन हो गया ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक है। तो ये याद रखना है। एल्किन का अगर पूछे, एल्किन का सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है, ठीक है। और एल्केन में क्या हो जाता है? CnH2n+2 हो जाता है। और एल्काइन में क्या होता है? CnH2n-2 हो जाता है ना, CnH2n-2 होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है, क्या है? तो जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक है। इससे क्या है मालूम? डायरेक्ट उदाहरण से ही प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। याद रखना है अर्धचालक कौन कौन सा है? तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ये सब क्या है? अर्धचालक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः इतना और इतना दिया हुआ है, द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्यमान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन बताता है क्या? प्रोटॉन की संख्या बताता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। यानी कि 18 और 20 जोड़ देंगे 38 हो जाएगा, ये द्रव्यमान संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है। द्रव्यमान संख्या जो होता है क्या, और कभी आपको मान के चलिए द्रव्यमान दे दिया, ठीक है, और आपको इलेक्ट्रॉन दे दिया, न्यूट्रॉन बोलना है, तो द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, न्यूट्रॉन आ जाएगा, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक अलौह धात्विक खनिज है? अलौह धात्विक मतलब क्या होता है? जिसमें लोहा नहीं होता है ना, अलौह। तो इसमें देखिए अलौह धातु पूछा है, अलौह धात्विक खनिज, इसमें देखिए ये टीन भी है, निकेल भी है, ये और कोबाल्ट, इसमें क्या लौह धातु सभी है, ठीक है। इसमें लोह का अंश पाया जाता है, टीन में भी, निकेल में भी और कोबाल्ट में भी, ठीक है। इसलिए इसमें से कोई नहीं है जो कि अलौह धात्विक खनिज है। अलौह धात्विक खनिज जिसमें क्या होता है? लोहा का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे कि तांबा, सीसा, जस्ता, ये सब अलौह धात्विक खनिज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कॉपर सल्फेट, जिसको नीला थोथा के नाम से भी जाना जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या आता है? इसका फॉर्मूला आता है C4SO4, है ना, 5H2O होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, 5H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? एसिटिक अम्ल एक कमज़ोर अम्ल है, क्यों? तो एसिटिक अम्ल एक कमज़ोर अम्ल है क्योंकि यह बहुत कम आयनित होता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल से ये क्वेश्चन आता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल का सूत्र याद रखना है, CH3 और COOH होता है, ठीक है। ये एसिटिक अम्ल का
रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है चिकित्सकों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाने वाला गैस है। तो एनेस्थीसिया के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने किया था? तो जोसेफ प्रिस्टली ने किया था। नाइट्रस ऑक्साइड यही है N2O, इसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। तो हंसाने वाली गैस और ऑक्सीजन ये दोनों की खोज किया था जोसेफ प्रिस्टली ने किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से डच मेटल किसका मिश्रण होता है? तो डच मेटल ये किसका मिश्रण होता है ये पूछा गया है। तो डच मेटल जो होता है ये तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। ठीक है, डच मेटल जैसे कि पीतल जो होता है ना, पीतल किसका मिश्रण होता है? तो तांबा और जस्ता का। उसी प्रकार डच मेटल भी तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तो आपसे पीतल भी पूछे किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का होगा ना, तो इसको याद रखना है पिताजी है। तो याद रहेगा पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है। ठीक है, पिताजी। ठीक है, इसी प्रकार आएगा आपको कांसा किसका मिश्रण है? तो कांसा है ये टीन और तांबा का मिश्रण है। इसको याद रखना काटता है ना, तो काटता से क्या याद रहेगा? कांसा जो है टीन और तांबा का मिश्रण है। ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको। और बात करते हैं क्या आपसे पूछा जाता है क्या गन मेटल। गन मेटल किसका मिश्रण है? तो तांबा जिंक में टीन अगर मिला देते हैं तो वो गन मेटल हो जाता है। जर्मन सिल्वर याद रखना है, इसमें विशेष रूप से याद रखना है। आपसे पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में क्या नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर नाम में है सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। क्यों? इसमें देखिए जर्मन सिल्वर जो होता है तांबा जस्ता और निकेल का मिश्रण होता है ना। तांबा जस्ता जैसे ये है पीतल, इसमें अगर क्या निकेल मिला देते हैं तो ये जर्मन सिल्वर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान गणतंत्रात्मक है। क्यों? तो इस गणतंत्रात्मक है क्योंकि यहाँ कोई वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए गणतंत्रात्मक होने का मतलब क्या है? यहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार है, राष्ट्रपति चुने जाते हैं और राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिया जाता है? तो वित्त आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, वित्त आयोग से भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कितने? 5 वर्षों के लिए। ये सभी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना है कौन करता है, कितने वर्षों के लिए किया जाता है, किस अनुच्छेद में। ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब रही बात क्या राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? अगर पूछे राज्य वित्त आयोग तो 243 के आई में है। उसी प्रकार इसको भी राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा किया जाता है, 5 वर्षों के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 38। अब प्रथम वित्त आयोग का अगर पूछे गठन कब हुआ था तो 1951 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 73वां संविधान संशोधन ये कब लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से आपको डिटेल में जानना जरूरी है। पहले बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन ये लागू कब हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, ये 73वां संविधान संशोधन ये क्या है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993 को। वहीं से एक क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ डिटेल में। देखिए जब भी पंचायती राज से रिलेटेड है या तो 73वां संविधान संशोधन है, तो दोनों आपको रिविजन एक साथ करना है, ये पंचायत और नगर पालिका। ठीक है, पंचायत की क्या है? 73वां संविधान संशोधन के तहत ये भारतीय संविधान में ये लागू किया गया। ठीक है, और नगर पालिका जो है ये 74वां संविधान संशोधन के तहत। पंचायत जो है किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में है, और नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? तो 29 विषय में है। 12वीं अनुसूची में कितने विषय है? 12वीं अनुसूची में 18 विषय है ना। और पंचायत किस भाग में? तो भाग 9 में है, और नगर पालिका भाग 9 के ए में है। ठीक है, ये सभी याद रखना है। और बात करते क्या पंचायती राज व्यवस्था जो सबसे पहले कहाँ लागू किया था? तो राजस्थान के नागौर जिलों में 2 अक्टूबर 1969 है ना, 1959 में लागू किया गया था। ठीक है, और क्या है, एक क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज का गठन है ना, पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 में बताना है क्या, इसको मिलाना है ना। तो आर्थिक विकास, ये जो आर्थिक विकास है यानी कि संरचनात्मक परिवर्तन से संबंधित है ये। ठीक है, और आर्थिक वृद्धि जो है ये आर्थिक वृद्धि ये संबंधित है आपका सकल घरेलू उत्पाद से। समपोषित विकास ये संबंधित है पर्यावरण से, और जीवन की गुणवत्ता ये स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो भारत के दक्कन
के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण ये हुआ है, तो ये क्रीटेशियस युग में है ना। इसका करेक्ट आंसर है क्रीटेशियस युग में, ठीक है। और इसी टाइप के कुछ प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो देखिए, जैसे कि ये जो है ना कार्बोनीफेरस युग में के दौरान इसमें दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्नलिखित में से कौन एक उद्देश्य नहीं है। तो राजकोषीय नीति का उद्देश्य इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन, ये राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। बाकी पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, धन और आय का न्यायोचित वितरण, ये भारतीय संविधान का राजकोषीय नीति का एक मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ये नहीं है, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। खाद्य प्रबंधन का, तो खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य इसमें से कौन सा नहीं है, तो जो खाद्यान्नों का वितरण ये तो है, खाद्यान्नों की खरीद ये भी है, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव ये भी खाद्य प्रबंधन में आएगा, खाद्यान्नों का निर्यात ये नहीं आएगा, खाद्य प्रबंधन में खाद्यान्नों का निर्यात ये नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित कौन सा है ये बताना है। तो उत्पादक में यहाँ हिरन दिया, ये गलत है, क्योंकि उत्पादक में पेड़ पौधे सब आते हैं, ठीक है। उत्पादक में कौन आता है, तो पेड़ पौधे ये सभी उत्पादक में आता है। और जैसे कि पेड़ पौधे हो गया उत्पादक में, प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आ जाएगा, तो प्राथमिक उपभोक्ता में आता है बकरी, हिरन, चूहा, गाय, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता में आता है, ठीक है। तो ये भी गलत है। और रही बात गौण उपभोक्ता, यानी कि देखिए गौण उपभोक्ता में ये नहीं आता है, मतलब द्वितीय उपभोक्ता में लोमड़ी, सांप और भेड़िया आता है। और तृतीय उपभोक्ता में आ जाता है कौन, तृतीय उपभोक्ता में तेंदुआ और बाघ आता है। और अपघटक में बैक्टीरिया आता है, ये सही है, अपघटक में बैक्टीरिया और कवक आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये खाद्य श्रृंखला से प्रश्न पूछा गया। यहाँ से 2-3 प्रश्न और भी याद रखना आपको, जैसे कि एक पोषी स्तर से है ना दूसरे पोषी स्तर में, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का कितना प्रतिशत हस्तांतरण होता है, तो मात्र 10% ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। तो ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था, तो लिंडमैन ने दिया था, ठीक है, याद रखना है, लिंडमैन ने दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। नेक्स्ट है, वरीयता के अनुक्रम में 6ठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है, तो लोकसभा अध्यक्ष के साथ रखा गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया है। अब इसमें बात करते क्या, ये जो वरीयता के क्रम में पहले स्थान पर कौन आता है, तो राष्ट्रपति आता है। दूसरे स्थान पर याद रखना है, ये पहले पर राष्ट्रपति हो गया, दूसरे पर उपराष्ट्रपति हो जाता है, और तीसरे पर है प्रधानमंत्री, है ना, तीसरे पर प्रधानमंत्री आता है। चौथे पर आता है राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, है ना, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य पे चौथे स्थान पर आता है। और 5वें स्थान पर है भारत के पूर्व राष्ट्रपति। और 6ठे स्थान पर है 5 के को में भी आता है ना, 5 में जैसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, और 5 के को में आता है, यानी कि यह आ जाता है उप प्रधानमंत्री। और 6ठे स्थान पर आता है भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष आता है, ठीक है। 7वें स्थान पर आता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो क्या है इसको, राज्यों के संसद के उच्च सदन में, उच्च सदन किसको बोला जाता है, उच्च सदन बोला जाता है राज्यसभा को, है ना, और निम्न सदन बोला जाता है लोकसभा को। तो राज्यसभा की सीटें जो है ये कहाँ पर कितनी है, तो सबसे ज़्यादा मालूम है आपको उत्तर प्रदेश में दोनों की सीटें ज़्यादा है, यानी कि राज्यसभा की भी और लोकसभा की और विधानसभा सभी की सीटें ज़्यादा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश तो पहले हो गई, उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद आएगा कौन, महाराष्ट्र, उसके बाद आएगा तमिलनाडु, उसके बाद बिहार आएगा, ठीक है। क्योंकि राज्यसभा सीटें जो है 31 सीटें हैं यहाँ, और महाराष्ट्र में कितना 19 सीटें हैं, और तमिलनाडु में 18 सीटें हैं, और बिहार से राज्यसभा सीट कितना है 16 सीटें हैं, ठीक है। तो इस तरह से आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। लोकसभा सीट की बात करें तो उत्तर प्रदेश से कितना है 80 सीटें हैं, लोकसभा से उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। महाराष्ट्र में कितना लोकसभा सीट 48 है, और तमिलनाडु में लोकसभा सीट कितना है 39 है, ठीक है। और बिहार में लोकसभा सीट है 40 है ना, तमिलनाडु से एक ज़्यादा है बिहार में, ठीक है, 40 सीटें लोकसभा सीट, ठीक है। बिहार में और भी बात करें, जैसे कि बिहार में लोकसभा सीट याद रखना है फिर से, बिहार में लोकसभा सीट पूछे तो 40 है, राज्यसभा सीट कितना है 16 है, विधानसभा सीट कितना है 243 है, और विधान परिषद की सीट कितना है 75 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46।
निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? तो ये है नग्नीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और अस्थिरीकरण, है ना। तो पहले कौन आता है? तो नग्नीकरण। देखिए इसमें क्या होता है कि जो एफ क्लीमेंट ने वर्ष 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया तथा अनुक्रमण की सामान्य परिभाषा दिया था। तो अनुक्रमण की सामान्य परिभाषा ये किसने दिया था? तो एफ क्लीमेंट ने दिया था ना। कब? 1916 में। पहले होता क्या परिभाषा में? ये नग्नीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और अस्थिरीकरण है। नेक्स्ट है निम्न प्रकार के मेघों में से कौन सा आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं? तो उच्चतम जो स्तर में दिखाई पड़ते हैं वो है पक्षाभ मेघ, है ना। पक्षाभ मेघ जो है ये उच्चतर स्तर पर ये दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो पिरपंजाल हिमालय जो है, ये पिरपंजाल जो है ये लघु हिमालय में ये क्या सुमेलित है? तो ये सुमेलित है, ये सही है। पिरपंजाल जो है लघु हिमालय पिरपंजाल श्रेणी में आता है। ठीक है, और ट्रांस हिमालय ये काराकोरम जो है ट्रांस हिमालय में आता है, और कंचनजंगा ये महान हिमालय में आता है। ठीक है, ये गलत है यहाँ पर। कंचनजंगा जो है ये महान हिमालय के अंतर्गत ये आता है कंचनजंगा। करेबा जो है कश्मीर हिमालय में आता है, ये सही है। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? तो नई जलोढ़ मिट्टी ये खादर कहलाता है। ठीक है, दो प्रकार की मिट्टी होता है यहाँ पर, एक नई जलोढ़ मिट्टी, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो नई जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? देखिए जलोढ़ मिट्टी जो होता है, नई जलोढ़ मिट्टी देखिए क्या होता है, एक क्षेत्र होता है जहाँ पर क्या वर्ष भर पानी आते रहता है। तो वर्ष भर पानी जब आएगा ना, जैसे यहाँ पहाड़ों से पानी आएगा तो इधर हमेशा आते रहेगा, तो मिट्टी को खोद के ले चला जाता है। ठीक है, तो ये खादर कहलाता है, खोद के ले चला जाता है। तो ये खादर और मिट्टी क्या है, जब खोद के हमेशा ये ले जाएगा तो ये हमेशा मिट्टी नया रहेगा। ठीक है, और एक कहलाता है बांगर। यहाँ पर क्या है, पानी नहीं आता है ना, वर्ष में कभी भी जल्दी पानी नहीं आता है, तो ये मिट्टी क्या आता है, ये पुरानी मिट्टी यहाँ रहती है। ठीक है, तो ये बांगर कहलाता है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। तो नई जलोढ़ मिट्टी में तो ये खोद के लिए चला जाता है, खादर कहलाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी ये बांगर कहलाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। मिट्टी से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। भारत की सबसे जो उपजाऊ वाली मिट्टी कौन सी है? तो वो भी जलोढ़ मिट्टी है। और चाय और खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? लेटराइट मिट्टी है। काजू की खेती के लिए कौन सा उपयुक्त मिट्टी है? तो लाल लेटराइट मिट्टी है। ठीक है, ये याद रखना, लाल लेटराइट मिट्टी है। और कपास की खेती के लिए तो काली मिट्टी उपयुक्त होता है, जिसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज है। तो ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज है क्या? पेट्रोलियम, है ना। मुख्य खनिज कौन सा है? पेट्रोलियम। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो असम के डिगबोई में। विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो वह जामनगर, जो कि गुजरात में ही है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ 3 देशों के साथ नहीं लगती है? तो 3 देशों के साथ किसकी सीमाएँ नहीं लगती है? तो मिजोरम की सीमाएं 3 देशों के साथ नहीं लगती है। ठीक है, बाकी पश्चिम बंगाल, सिक्किम का लगता है, मिजोरम का 3 देशों के साथ सीमा नहीं लगती है। मिजोरम का जो सीमा है ना, ये केवल 2 देशों के साथ लगती है, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। नेक्स्ट है संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो संसद बना सकता है। ठीक है, संसद किस अनुच्छेद में? तो याद रखना है संसद अनुच्छेद 79 में है, और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, और लोकसभा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 81 में। ठीक है, याद रखना है सरल, यानी संसद, राज्यसभा और लोकसभा। सरल एक शब्द याद रखना है, सरल, तीनों अनुच्छेद याद रहेगा लगातार है, 79, 80 और 81। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंसेल वर्ग स्थलाकृति का निर्माण किस कारण से होता है? तो इंसेल वर्ग स्थलाकृति का निर्माण ये होता है पवन के अपर्दन क्रिया से होता है ना, पवन के अपर्दन क्रिया से होता है। नेक्स्ट है लीवेरो किस खेल की शब्दावली है? तो लीवेरो जो है ये शब्दावली है किसका? वॉलीबॉल का है ना। वॉलीबॉल, ये वॉलीबॉल का शब्दावली है लीवेरो। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होता है। नेक्स्ट है चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है आपका अनुच्छेद नंबर 325 में है। ठीक है, चुनाव से संबंधित प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? तो चुनाव है अनुच्छेद 324 में है। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था
25 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है, याद रखना है 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसी 25 जनवरी से आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो चुनाव से संबंधित भाग अनुच्छेद भाग है 15 और अनुच्छेद 324 है। और बात करें अगर तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो 61वां संविधान संशोधन के तहत, और ये लागू हुआ था 1989 में, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है, तो इसमें जो ठंडी जलधारा है इसमें कौन सा है, तो ठंडी जलधारा इसमें है आपको क्यूराइल की जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा है, ठीक है, क्यूराइल की जो जलधारा है ये ठंडी जलधारा है। और बाकी जो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है जैसे कि क्यूरोसियो की जलधारा, ये है क्या, ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है ना, क्यूरोसियो जो है ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। और फ्लोरिडा जो है ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है ना, फ्लोरिडा। क्यूराइल जो है ये है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, ठीक है, क्यूराइल जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। और अगुलहास की जलधारा जो है ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, यानी क्यूरोसियो, फ्लोरिडा और अगुलहास ये क्या गर्म जलधारा है। अब इसको याद कैसे देखिए, अगुलहास है आग क्या होता है, गर्म होता है, इसको ऐसे भी रिलेट करके याद रखते हैं, अगुलहास यानी आग गर्म होता है यानी गर्म जलधारा है, ठीक है, तो ऐसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है साइलेंट वैली यानी शांत घाटी को कब नेशनल पार्क घोषित किया गया था, तो ये किया गया है 1984 में है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी है, 1984 में किया गया है। ये शांत घाटी यानी साइलेंट वैली है कहाँ, तो ये केरल में स्थित है, ठीक है। केरल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, याद रखना है, जैसे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल है। सर्वाधिक साक्षर राज्य पूछे तो वो भी केरल है, ठीक है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, केरल में। और केरल में ही है क्या शास्त्रीय नृत्य जो है कथकली और मोहिनी अट्टम, ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 11 के दौरान भारत की दशकीय वृद्धि दर ये कितनी थी, तो इसका करेक्ट आंसर 17.7%, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे कि भारत में किस राज्य जनसंख्या घनत्व किस राज्य का अधिक है, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। नेक्स्ट रोमानिया की राजधानी कहाँ है, तो रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। रोमानिया की राजधानी कहाँ है, बुखारेस्ट है ना, बुखारेस्ट, ठीक है। यहाँ बुडापेस्ट है तो कन्फ्यूजन ना होना, रोमानिया बुखार ऐसे रिलेट कर लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बुखार में रोम सिहर जाता है, खड़ा हो जाता है, रोम, तो रोमानिया बुखार है ना, बुखारेस्ट, ठीक है, तो ये ऐसे ध्यान रहेगा आपको। और हंगरी की राजधानी है ये बुडापेस्ट है ना, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। और ये जो मोगाडिशु है ये किसकी राजधानी है, तो मोगाडिशु ये सोमालिया की राजधानी है, मोगाडिशु। और किनशासा ये किसकी राजधानी है, तो किनशासा है कांगो की राजधानी है, कांगो लोक गणराज्य की राजधानी है किनशासा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो भौगोलिक उपनाम और स्थान, जैसे कि क्वेकर सिटी ये क्या फिलाडेल्फिया का उपनाम है क्या, क्वेकर सिटी, तो ये है सही है, क्वेकर सिटी ने फिलाडेल्फिया का उपनाम है, भौगोलिक उपनाम है। और ग्रेनाइट सिटी ये एवर्डिन का है, स्कॉटलैंड में है। एम्पायर सिटी ये न्यूयॉर्क को कहा जाता है। और हर्मिट किंगडम ये जापान को, ये गलत है, हर्मिट किंगडम जो है ये किसे कहा जाता है, तो देखिए हर्मिट किंगडम जो है ना ये कहा जाता है कोरिया को, है ना, कोरिया को हर्मिट किंगडम कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 10वां और नवीनतम सदस्य बना है, तो इसका करेक्ट आंसर है बेलारूस, है ना। बेलारूस जो है संघाई सहयोग संगठन का 10वां और नवीनतम देश बना है। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो 2001 में हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और याद रखना है क्या मालूम, करंट अफेयर में याद रखना है कि संघाई सहयोग संगठन का 24वां शिखर सम्मेलन 2024 में ये कहाँ आयोजित हुआ, तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुआ था। और 2025 में कहाँ होगा, तो चीन में होगा, ठीक। नेक्स्ट है पेरिस यानी कि फ्रांस की राजधानी है, पेरिस में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 के किस प्रतिस्पर्धा में भारतीय खिलाड़ियों ने कोई पदक जीता है, तो देखिए इसमें सभी में पदक कुछ न कुछ पदक जीता है, ठीक है। निशानेबाजी में भी, हॉकी में भी, जेवलिन थ्रो में भी, कुश्ती में भी, ठीक है, तो ये जीता है। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि निशानेबाजी में बात करें तो निशानेबाजी में मनु भाकर, सरबजोत सिंह भी जीता था निशानेबाजी में, और स्वप्निल कुसाले जीता है, और मनु भाकर भी जो कि पहला पदक विजेता है, तो उसमें 2024 के पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने भी
निशानेबाजी में पदक जीता है। जेवलिन थ्रो में आपको नीरज चोपड़ा ये पदक जीता था। हॉकी में कौन जीता था? तो हॉकी टीम, पुरुषों का हॉकी टीम जो कांस्य पदक जीता था। और कुश्ती में कौन जीता था? तो कुश्ती में आपको एक पदक आया था, कुश्ती में जीता था कौन मालूम? वो जीता था अमन सहरावत, है ना, अमन सहरावत कुश्ती में ये पदक कांस्य पदक जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए ओलंपिक में अगर पूछे कि पेरिस ओलंपिक 2024 कहाँ हुआ था, तो फ्रांस के राजधानी पेरिस में हुआ था, ये याद रखना। मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण किस देश द्वारा किया गया था? तो रेमल का नामकरण ये ओमान के द्वारा किया गया था। ठीक है, ओमान की राजधानी कहाँ है? तो मस्कट है, और ओमान का मुद्रा का नाम है रियाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था? तो उदार शक्ति युद्ध अभ्यास ये हुआ था कहाँ? भारत और मलेशिया के बीच हुआ था, ये मलेशिया में है ना, इसका आंसर हो गया मलेशिया। इसको ऐसे याद भी रखना है। उदार शक्ति यानी उदार मतलब क्या होता है? उदार का मतलब होता है जैसे कि एक वॉइस जैसे आता है ना, उदार मतलब मुलायम जैसा है ना, तो ये मलेशिया के साथ है। ठीक है, तो ये याद रखना है। कुछ युद्धाभ्यास आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि उदार शक्ति हो गया भारत और मलेशिया के बीच है। नोमैडिक एलिफेंट ये भारत और मंगोलिया के बीच है। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच है। होपेक्स किसके साथ है? भारत और मिस्र के साथ है। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच है। नेक्स्ट है भारत के पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया गोविंदराजन पद्मनाभन को, है ना, गोविंदराजन पद्मनाभन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 में क्या है? 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 का जो 2024 में हुआ। ठीक है, याद रखना है 2024 में ये निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये आटम को मिला है ना। किसको मिला? तो आटम को मिला। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म को आटम को, ये जो कि मलयालम फिल्म है, ये पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पूछे पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है बड जात्या को मिला ना, सूरज बड जात्या को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पूछे तो ऋषभ शेट्टी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पूछे तो ये मिला है नित्या मेनन और मानसी पारेख को मिला है। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है किस देश के मानोलो मार्केज को भारत के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में जुलाई 2024 में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है स्पेन का, ये है ना, मानोलो मार्केज जो है ये स्पेन का है। ठीक है, स्पेन का। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये सब क्या करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है, वो है मोहना सिंह, है ना, यहाँ पर आंसर हो जाएगा मोहना सिंह, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? भारत के अस्थायी प्रतिनिधि ये नियुक्त किया गया है किसको? पर्वत नेनी हरीश को, है ना, पर्वत नेनी हरीश को नियुक्त किया गया है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र महासंघ का भी महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ का यूएनओ का महासचिव है एंटोनियो गुटरेस है ना। नेक्स्ट है भारत के किस देश के साथ गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए समझौता किया गया है? तो ये वियतनाम के साथ किया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है ना। भारत ने किस देश के साथ गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए समझौता किसके साथ? वियतनाम के साथ हुआ है। लोथल क्या है? तो ये प्राचीन बंदरगाह है लोथल, ठीक है, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र हेतु किसे अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र हेतु अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? तो ये फिलेमोन यांग को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और यूएनओ का महासचिव आपको याद रखना है एंटोनियो गुटेरेस है। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में मौद्रिक नीति की छठी अंतिम द्वैमासिक समीक्षा के उपरांत बैंकों के लिए रेपो दर कितनी निर्धारित की गई है? तो बैंकों के लिए रेपो दर जो है ये कितना निर्धारित किया गया है? तो 6.25% किया गया, ठीक है। और रेपो रेट होता क्या है? तो बैंक जिस दर पर अन्य बैंकों को यानी वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर ऋण देता है वो रेपो रेट कहलाता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। नेक्स्ट है विश्व के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम है अग्नि-1 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा जो हुआ था चुनाव
इसमें कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ था, तो इसमें हुआ था 65.79% हुआ है, ठीक है। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष अभी कौन है, तो वो है ओम बिरला है। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया, तो 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये दिया गया था जेन्नी एर्पेनबेक को दिया गया है ना, जेन्नी एर्पेनबेक और हॉफमैन को मिला था। किस पुस्तक के लिए मिला था, तो कैरोस पुस्तक के लिए मिला था, ठीक है। ये भी याद रखना है, 2024 की बात हो रही है, ठीक है। और बुकर पुरस्कार 2024 दिया था किसको, तो सामंथा हार्वे को दिया गया है ना, सामंथा हार्वे को। और किस पुस्तक के लिए, उपन्यास के लिए, तो ऑर्बिटल उपन्यास के लिए, ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हो जाता है क्या, ऑर्बिटल उपन्यास के लेखक कौन है, तो सामंथा हार्वे है, ठीक है। सामंथा हार्वे को बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया था, ठीक है। ये बात है 2024 को, लेकिन 2025 का भी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिल चुका है, वो भी ध्यान रखना है। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है, तो बानू मुश्ताक को मिला है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए कि ये भारतीय है ना, कर्नाटक के हैं बानू मुश्ताक, ठीक है। बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया, ठीक है। हॉर्ट लैम्प है ना, हॉर्ट लैम्प पुस्तक के लिए दिया गया, ये कर्नाटक के बानू मुश्ताक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से आपका जीके जीएस का पूरा साइंस, जीके जीएस, करंट अफेयर सभी प्रश्न 75 प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैथ और रीजनिंग का भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं, तो जो लोग मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। तो इसके क्योंकि 76 से क्वेश्चन नंबर 150 तक मैथ और रीजनिंग का, ठीक है, उसका वीडियो लेकर आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं।